गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए न्यूज बुलेटिन का शो सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास हम बीबीसी हिंदी के माध्यम से लेकर आते हैं। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज खबरों की शुरुआत करता हूं मैं आईवीएफ के जरिए। सिद्धू मूसेवाला की मां ने आईवीएफ के जरिए दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। क्या बात है ये तकनीक और किन बातों का आप लोगों को रखना है ध्यान। पंजाबी पॉप गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह के घर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है। 22 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नवजात बच्चे के नाम को लेकर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने रविवार को कहा कि यह बच्चा उनके लिए बिल्कुल शुभदीप जैसा ही है। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप था। बच्चे के जन्म के बाद बड़ी संख्या में लोग सिद्धू मूसेवाला के घर और उनके गांव में बधाई देने और खुशियां बांटने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियों के साथ साथ राजनेताओं ने भी खुशी जाहिर की। बच्चे का जन्म बठिंडा के एक निजी अस्पताल में हुआ। बच्चे के जन्म की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मां 58 साल की हैं। अमूमन इस उम्र में बच्चे को जन्म देना मुश्किल होता है। चरण कौर ने आईवीएफ यानी इंट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जरिए इस बच्चे को जन्म दिया है। आईवीएफ के लिए किन बातों का रखें आप लोग ख्याल। चरण कौर ने डॉक्टर रजनी जिंदल की देखरेख में बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर रजनी जिंदल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस खबर से और आईवीएफ तकनीक के बारे में लोग गलत धारणा ना पालें। उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्र में आईवीएफ तकनीक के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि माँ की सेहत बिल्कुल ठीक हो। उन्होंने कहा कि चरण कौर उनके पास रोजाना मेडिकल चेकअप के लिए आती थी। कभी कभी ये थोड़ा मुश्किल होता था। कभी कभी बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और रक्तस्राव होता था, तब हम उनकी देखभाल करते थे। उन्होंने कहा कि चरण कौर बिल्कुल स्वस्थ थी, उनकी सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी। इसी वजह से हम आईवीएफ तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाए थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस खबर को देखने के बाद कोई गलत संदेश ना जाए। जब भी अधिक उम्र में गर्भधारण होता है तो सबसे पहले मां के स्वास्थ्य की जांच करनी होती है। सबसे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ध्यान रखें। कोई भी प्रक्रिया अपनाने से पहले जरूरी है ये ध्यान रखना कि मां सुरक्षित हो। यह हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर मां स्वस्थ नहीं है तो आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मां स्वस्थ है, कामकाजी है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, हृदय स्वस्थ है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं है तो ऐसे लोग आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। वो आगे कहती हैं अगर मां ठीक है तो भी निगरानी में रखना ज्यादा सुरक्षित है। ऐसे समय में प्रसव कराना महत्वपूर्ण है जब बच्चा और मां दोनों सुरक्षित हों। उन्होंने बताया कि जन्म के समय बच्चे का वजन 2 किलो था। आईवीएफ तकनीक क्या है। आईवीएफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब या तो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं होता है या गर्भधारण के अन्य सभी तरीके असफल हो जाते हैं। आईवीएफ तकनीक की सबसे पहले शुरुआत 1978 में हुई थी। आईवीएफ तकनीक के जरिए अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में एक परखनली के भीतर मिलाया जाता है। इसके बाद बने भ्रूण को मां के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। गुजरात के आनंद में आकांक्षा अस्पताल और अनुसंधान संस्थान की चिकित्सा निदेशक नैना पटेल ने कहा कि आईवीएफ का उपयोग उन महिलाओं के मामलों में किया जाता है जिनकी ट्यूब संक्रमण या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उन्होंने बताया था कि इस दौरान लैब में अंडे और स्पर्म रखे जाते हैं जिनसे भ्रूण तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। उनका कहना है कि इस तकनीक ने कई जोड़ों को माता पिता बनने की खुशी दी है। अधिक उम्र में आईवीएफ कितना खतरनाक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी का कहना है कि ज्यादा उम्र में आईवीएफ कराना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि जैसे उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव होते हैं वैसे ही गर्भावस्था के साथ भी शरीर में कई बदलाव होते हैं। ज्यादा उम्र में आईवीएफ से गर्भधारण करने पर कई तरह के हार्मोन बाहर से देने पड़ते हैं जिससे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज के बाद कोई महिला गर्भवती हो सकती है। डॉक्टर शिवानी का कहना है कि रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद आईवीएफ से गर्भवती होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रजोनिवृत्ति का मतलब है कि महिला के गर्भाशय में अंडे लगभग खत्म हो चुके हैं। ऐसे में डोनर एग यानी किसी और का एग लिया जाता है। फिर रजोनिवृत्ति महिला के गर्भाशय को हार्मोन के साथ तैयार करके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस तरह से उस महिला को गर्भवती किया जा सकता है। गर्भाशय संकुचन के बाद इसका इलाज कैसे किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी का कहना है कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है गर्भाशय सिकुड़ जाता है क्योंकि उम्र के साथ शरीर में हार्मोन कम होते जाते हैं। इसलिए बाहरी हार्मोन देने पड़ते हैं जिसके कारण कभी कभी इनकी अधिक मात्रा भी देनी पड़ती है। इससे गर्भाशय फिर से सक्रिय होने लगता है। आयु सीमा कानून द्वारा निर्धारित है। साल 2021 में भारत में एक नया कानून सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART अधिनियम लागू हुआ। डॉक्टर सुनीता अरोड़ा दिल्ली के ब्लूम आईवीएफ सेंटर में आईवीएफ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस विषय पर बीबीसी से बात की।
डॉक्टर सुनीता अरोड़ा ने बताया कि इस कानून के तहत मां की अधिकतम उम्र 50 साल और पिता की उम्र 55 साल है। डॉक्टर अरोड़ा कहती हैं कि अधिकतम उम्र तय करने का एक कारण बच्चे का पालन पोषण करना है। मान लीजिए कि जब बच्चा 15-20 साल का हो जाएगा और माता पिता 70 साल से अधिक के हो जाएंगे तो वे उसकी देखभाल कैसे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 50 साल के बाद मां बनना स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। वो कहती हैं हम 45 साल से ऊपर के IVF मामलों में मेडिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हृदय पर दबाव बढ़ जाता है और रक्तचाप भी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी महिलाएं ऐसे बदलाव को सहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं। डॉक्टर पटेल ज़्यादा उम्र में IVF का सहारा लेने के भी खिलाफ हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ मामलों में 1 या 2 साल की छूट पर विचार करने का प्रावधान होना चाहिए। उदाहरण देते हुए वो कहती है कि अगर पत्नी की उम्र 40 से 45 साल के बीच है और पति की उम्र 56 साल है, या पत्नी की उम्र 51 साल और पति की उम्र 53 साल है, तो IVF के लिए फिटनेस के आधार पर अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। क्या सफलता की गारंटी है? इस पर डॉक्टर नैना पटेल ने BBC को बताया था कि 35 साल से कम उम्र की महिलाओं के मामले में 80% सफलता मिलती है। अगर महिलाओं की उम्र 35 से 40 साल के बीच है तो बच्चा होने की संभावना 60% तक होती है। अगर उम्र 40 साल से ऊपर है तो 18 से 20% मामले ही सफल हो पाते हैं। कौन थे सिद्धू मूसेवाला? 28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला एक गायक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे। 29 मई 2022 को दिन दहाड़े अत्याधुनिक हथियारों से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना पंजाब में मनसा जिले के जवाहर गांव में हुई थी। 15 मई 2020 को सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मां को समर्पित अपना गाना भी जारी किया था। इस गाने का नाम डियर मम्मा था। खबर लाया हूं राजनीति के गलियारों से आप लोगों के पास। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 2030 तक के लिए होगा। विजय भाषण में पुतिन ने कहा कि उनकी जीत से रूस प्रभावी और मजबूत होकर समृद्ध बनेगा। इस चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ड 87% वोट मिले। इसके पहले चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। हालांकि उनके सामने कोई मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं था, क्योंकि क्रेमलिन रूस के राजनीतिक तंत्र, मीडिया और चुनाव पर कठोर नियंत्रण रखता है। पश्चिमी देशों के कई नेताओं ने इस चुनाव की आलोचना की है। उनका कहना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए। चुनाव की आलोचना करने वालों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल हैं। उन्होंने पुतिन को ऐसा तानाशाह बताया है जिस पर सत्ता का नशा हावी है। 71 साल के हो चुके पुतिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे और वो जोसेफ स्टालिन के बाद रूस पर शासन करने वाले दूसरे नेता हैं। वो अब स्टालिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। इस युद्ध में रूसियों की मौतें हो रही हैं। वहीं उस युद्ध की वजह से पश्चिम के देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया है। आइए हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से पुतिन इतना सब होने के बाद भी पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर हुए हैं। असहमति और विरोध में उठने वाली आवाजों का दमन। पत्रकार आंद्रेई सुलतोव निर्वासन में लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने 2020 में रूस छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया था। वो कहते हैं पुतिन जानते हैं कि देश में होने वाली हर तरह की राजनीतिक चर्चा को कैसे दबाया जाए। वो कहते हैं कि पुतिन इसमें बहुत अच्छे हैं। वो अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाने में सच में बहुत अच्छे हैं। 2024 के चुनाव के मतपत्र पर केवल 3 अन्य उम्मीदवारों के नाम थे। इनमें से कोई भी पुतिन के लिए वास्तविक चुनौती साबित नहीं हुआ। उन सभी ने राष्ट्रपति और यूक्रेन में जारी युद्ध दोनों के लिए उन्हें समर्थन दिया। राष्ट्रपति के वास्तविक खतरों को या तो जेल में डाल दिया गया है, मार दिया गया है या किसी अन्य तरीके से हटा दिया गया है। हालांकि क्रेमलिन इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले पुतिन के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी 47 साल के अलेक्सी नावेल्नी की जेल में मौत हो गई थी। वो धोखाधड़ी, अदालत की अवमानना और चरमपंथ के आरोप में जेल की लंबी सजा काट रहे थे। हालांकि उन पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था। राजनेताओं से लेकर पत्रकारों तक पुतिन को चुनौती देने वाले कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। निजी सेना वागनर समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। रूसी सेना के खिलाफ उनकी बगावत के कुछ महीनों बाद ये विमान दुर्घटना हुई है। साल 2015 में एक मुखर आलोचक और नेता बोरिस नेमत्सोव की क्रेमलिन के एक पुल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 2006 में चेचन्या में युद्ध की मुखर आलोचक पत्रकार अन्ना पोलितकोस्या की भी मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुलतोव कहते हैं कि ऐसे देश में रहना बहुत डरावना है जब पत्रकारों की हत्या हो जाती है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। वो कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असुविधाजनक है, इसलिए हम लोग क्रेमलिन की बात को मानने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसके साथ जीने का रास्ता खोजना चाहते हैं। पुतिन ने आम लोगों के असंतोष को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। साल 2022 से यूक्रेन पर हमले के बाद से क्रेमलिन ने नए सेंसरशिप कानून पेश किए हैं। इसने सरकार विरोधी भावनाओं पर लगाम लगाई है। इसमें रूसी सेना को बदनाम करने जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं।
इसमें दोष साबित होने पर 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने कहा है कि चुनाव के दौरान विरोध प्रदर्शनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद किसी भी अपराध के लिए सजा दी जाएगी। सोलातोव कहते हैं कि पुतिन का मानना है कि देश बहुत कमजोर है, इसलिए उनका मानना है कि उन्हें हर तरह के असंतोष को दबाने के लिए सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि सड़क पर केवल 2-3 लड़कियों के विरोध प्रदर्शन से ही अगली क्रांति शुरू हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध। चुनाव के बाद आयोजित में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को जारी रखने की कसम खाई। अपने 30वें साल में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में उतनी तेजी से जीत नहीं मिली जितनी रूस में कई लोगों को उम्मीद थी। लेकिन बर्लिन में रहने वाली रूसी राजनीति विज्ञानी डॉक्टर एकातेरिना शुलमैन कहती हैं कि पुतिन युद्ध का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वो कहती हैं जब ये शुरू हुआ तो इसे क्रीमियन मॉडल की तरह केवल बड़ा होना था। वो कहती हैं लेकिन ये छोटा या रक्तहीन भी नहीं था। इसने रूसियों के खुद को, बाहरी दुनिया और उनके नेता को देखने के तरीकों को प्रभावित किया। डॉक्टर शुलमैन का मानना है कि 24 फरवरी 2022 को हुआ हमला रूसियों के लिए उतना बड़ा मामला नहीं था जितना देश के बाहर के लोगों के लिए था। वो कहती है ये वसंत और गर्मियों के मौसम में एक तरह के हनीमून जैसा था, जब रूस में लोग झंडे के चारों तरफ दिल लगी कर रहे थे। लेकिन जब सितंबर 2022 में लामबंदी हुई तो चिंताएं आसमान छूने लगी। लोग बहुत डर गए। इससे युद्ध के लिए समर्थन में कमी आई। सोलातोव इससे सहमत हैं। उनका मानना है युद्ध के लिए रूस में घटते समर्थन के साथ ही पुतिन ने नैरेटिव बदल दिया। वो कहते हैं वो यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं है, बल्कि वो पश्चिम के साथ युद्ध है। ये कई रूसियों को गर्व महसूस करा रहा है, क्योंकि सेना केवल एक छोटे से देश पर ही हमला नहीं कर रही, बल्कि वो एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ भी लड़ाई में है। पुतिन ने 29 फरवरी को अपने सालाना संबोधन में पश्चिम को यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के साथ ही रूस को अपनी सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। सोलातोव कहते हैं मेरे सहित देश में हर किसी को स्कूल में सिखाया गया था कि रूसी साम्राज्य दुनिया का एकमात्र साम्राज्य है जिसे शांतिपूर्ण लोगों द्वारा बनाया गया था। वो कहते हैं हर कोई हम पर हमला करना चाहता था, इसलिए जब आप ये नैरेटिव बनाते हैं कि नेटो आपकी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है तो लोग आपको इस नैरेटिव को मानने के लिए तैयार हैं। सोलातोव इसके अलावा ये भी मानते हैं कि पश्चिम ने दुनिया को ये समझाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया कि यूक्रेन में युद्ध क्यों मायने रखता है। वो कहते हैं उदाहरण के लिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लोग ये नहीं समझते कि उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। यही वो अंतर है जिसका पुतिन ने फायदा उठाया है। वो कहते हैं पुतिन सोवियत विरासत के नाम पर खेलने में माहिर हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी महाद्वीप अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वहाँ के कुछ देश बुनियादी ढांचे और सैन्य सहायता की पेशकश कर रहे हैं। रूस की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। यूक्रेन पर हमले के बाद लगाई गई अभूतपूर्व पाबंदियों के बाद भी रूस ने यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर कई अर्थशास्त्रियों को चौंका दिया। बीबीसी के रूसी सेवा के बिजनेस संवाददाता एलेक्सी कालनिकोव कहते हैं सभी बातों पर विचार किया जाए तो अर्थव्यवस्था ठीक से काम कर रही है। इससे पुतिन को लोकप्रिय बना दिया है, क्योंकि वो खुद को एक बार फिर ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं जिसने रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़े हमले में पश्चिम को चुनौती दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के मुताबिक रूसी अर्थव्यवस्था में 2.6% की वृद्धि हुई है। इसमें $300 अरब की संपत्ति को फ्रीज करने और पश्चिम की पाबंदियों के बाद कई लोगों ने उम्मीद की थी कि रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी, लेकिन इन पाबंदियों को पूरी दुनिया में एक तरफा लागू नहीं किया गया। इससे रूस को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की इजाज़त मिलती है। वहीं कजाकिस्तान और आर्मेनिया समेत उसके पड़ोसी देश पश्चिम की पाबंदियों से बचने में उसकी मदद कर रहे हैं। और ये थी सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास CPR यानी करंट पल्स रेडियो में। दोबारा जल्दी आऊँगा आप लोगों के पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो न्यायवाड़ी पर। धन्यवाद।